हेलो एवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। आज वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप बच्चों के लिए क्या प्लान किया हुआ है। लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है और इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी समझ होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये महसूस करना होगा कि उस एग्ज़ाम में प्रश्नों का स्तर क्या होता है। पॉइंट है आपको समझ में? अब मैं बोल दूंगा कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, टफ लेवल क्वेश्चन आएंगे, तो उससे फील नहीं आता है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद बनाने के लिए बैठो और बनाकर देखो, तब समझ में आता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका काम आसान हो सके, आपकी हेल्प हो सके, इस वजह से मैंने क्या किया है, मैंने ना प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हुए थे उन पेपर के में सारा का सारा जो सॉल्यूशन है आप बच्चों के लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए, ताकि आप बच्चों की आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2018 में ये वाला पेपर पूछा गया था। ये जो पेपर है ये 2018 का है दरअसल। और इस वाले पेपर का जो मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो हम लोग सीधा फटाक से चलते हैं कहाँ, मैथ्स वाले पेज की तरफ। तो मैथ्स जो है वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 101 से पूछा गया था। ये लिखा हुआ है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट योग्यता परीक्षण भाग नंबर 3, 101 नंबर का सवाल। तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग दरअसल मिलाकर पूछा गया था। तो मैं इसमें आपसे मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इस वाले वीडियो लेक्चर में आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा। मेरे साथ इस वाले वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड होते होते आपको इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का स्तर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अगला चित्र होगा। ठीक है। उन्होंने ये मेरे को 3 फोटो बनाकर दिए और इसकी चौथी फोटो कौन सी होगी उन्होंने मेरे से पूछी है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे इसमें, तो गौर करने से आप क्या महसूस कर सकते हो, जरा देखते हैं। देखो, जो जैसे आप गौर करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है उसने इस ब्रैकेट के साथ अपनी जगह बदल ली है। देखो ये दोनों की जगह बदल गई है ना। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये पहली बार मैंने फर्स्ट वाला फेस जो है इंटरचेंज करता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, सेकंड वाले फेस में जब मैं गया, जब मैं इस वाले फेस में गया तो मैं देखा जो क्रॉस है उसने इस एरो के साथ अपनी जगह इंटरचेंज कर लिए। तो ये लाइन और ये एरो अपनी जगह चेंज करते मतलब ये वाला फेस इंटरचेंज होगा। ठीक है। तो देखो पहले ये वाला फेस बदला, फिर ये वाला फेस बदला, तो अब ऑब्वियसली कौन सा फेस बदलेगा, ये वाला फेस बदलेगा, है ना। तो जब आप ये वाला फेस बदलोगे तो उस स्थिति में क्रॉस इस तरफ जाएगा और ये जो सर्कल है वो इस तरफ आ जाएगा। तो मेरे को ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्रॉस यहाँ पर है और सर्कल यहाँ पर है। ठीक है। तो क्रॉस है और बॉक्स है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर वो सर्कल हो गया, आंसर नहीं हो सकता। ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका मतलब मेरा जवाब बी और सी में कोई होने वाला है। थोड़ा सा और आगे पता करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये देखा यहाँ पर ना, देखो गोले बढ़ रहे हैं, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, तो जो भी होगा उसमें 4 सर्कल होंगे। 1 2 3 4 सर्कल यहाँ पर है, यहाँ पर 3 सर्कल है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट जवाब है वो भी है। पता चला इसको कैसे डील करना था, आया समझ में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आइडिया मिला आप सारे बच्चों को। चलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 101 नंबर का सवाल था ये। 102 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन मेरे से हाल ही में किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था, तो इसको एक बार समझा देता हूँ। लिखा हुआ है टी एन कॉपी मेघा का कूट शब्द जो है 215 3677 है। तो टॉक परमिटेड का कूट शब्द क्या होगा ये पूछा गया। ये दरअसल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को डिकोड करना पड़ता है, हम लोग को ये देखना पड़ता है कि किससे क्या चीज जनरेट हो रही है। ठीक है। अब आप ना अभी डिकोड करने मत निकलो, आप पहले ऑप्शंस में फर्क देखो। हमेशा यही करना चाहिए कि ऑप्शंस में फर्क देखना चाहिए। तो जैसे ऑप्शन में फर्क देखते हो, यहाँ पर है 212, 213, 213। इसका मतलब ये है कि पहला जो दो है ना वो सभी का सेम है। आई बात समझ में? तो जब मैं डिकोड करने जाऊंगा तो सीधा मैं तीसरे से डिकोड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, इतना मेरे को अंदाजा लग गया कि पहला जो दो है वो सभी का सेम है। तो जब मैं डिकोड करने जाऊंगा तो तीसरे से डिकोड करना मैं स्टार्ट करूंगा, इतना मुझे पता चल गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि टी ए एन के लिए इसने जो कोड बनाया है 215, ये उसने क्या सोचकर बनाया है। टी एन के लिए कोड है 215, टी ए एन के लिए जो कोड है वो है 215। ये उसने क्या सोच के बनाया है। आप अगर ना टी का अल्फाबेटिकल पोजीशन सोचो, तो टी के लिए अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 20। ये मुझे कैसे याद है, जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो मैं आपको इसकी ट्रिक देता हूँ। मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, वो शब्द है दरअसल इजोटी।
वो शब्द है दरअसल इजोटी। ये शब्द आप बच्चों को याद रखना है। इस शब्द के याद रखने से क्या होगा सर, ये शब्द ना दरअसल 5 का टेबल है। मतलब ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। मतलब ये हुआ कि अल्फाबेटिकली ई की जो पोजीशन है वो 5 है, जे की 10 है, ओ की 15 है, टी की 20 है और वाई की 25 है। अब इसके बाद अब इसके आगे पीछे के शब्दों को अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन ये जो है वो अल्फाबेटिकल पोजीशन इसकी सेट है। आ गई बात पकड़ में? ठीक है। अब जरा बात को समझो। टी का 20 था, टी का 20 था जिसका उसने 2 लिखा हुआ, तो कैसे लिखा होगा उसने? इस 20 को 2 + 0 किया इसने। ठीक है। ए का तो हम सभी को पता है 1 रहता है, तो 1 का डिजिट सम 1 ही होगा। ये दरअसल क्या है, ये डिजिट सम हो रहा है ना, ये डिजिट सम हो रहा है। ठीक है। एन का, अब देखो मुझे ना एम का पता है, एम का पता है, एम बीचों बीच फंसता है वो होता है 13, तो एन का हो जाएगा 14। तो एन का है 14, इसका जब मैं डिजिट सम करूंगा तो आएगा 1 + 4 जो कि हो जाएगा 5। ठीक है। तो इसका मेरे को लॉजिक ब्रेक हो गया। लॉजिक ये ब्रेक हुआ कि जो भी उसने लेटर लिखे हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे, जो भी उसने लेटर लिखे हुए हैं उस लेटर का जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है उसका डिजिट सम करना है। जैसे टी का अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 20, तो 20 को 2 + 0 करना है तो आ गया 2। जैसे एन का अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 14, तो 14 को 4 + 1 करना है तो उसका आ गया 5। पता चला कोड कैसे बनाया इसने? अब मैं यही जो है इसके साथ करने वाला हूँ। तो मैंने ये तो देख लिया था कि टी और ए सबके लिए समान है, तो टी और ए को देखने की जरूरत नहीं, सीधा आप एल को देखो। अब देखो मैंने आपको ना इजोटी के लिए बताया है, मैंने आपको इजोटी के लिए बताया है कि जे का है 10। अब जब मेरे को पता है कि इजोटी से जे का 10 है, तो के का होगा 11 और एल का होगा 12। तो एल का 12 है जिसका मैं 1 + 2 करूंगा तो आएगा 3। इसका मतलब ये होगा कि एल के लिए जो भी कोड बनेगा ना, उसका अल्फाबेटिकल मतलब जो भी उसका जो कोड आएगा उसके लिए 3 होना चाहिए। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, है ना, ये वाला गलत हो गया। ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब आगे काम शुरू करते हैं। मतलब या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है। अब जो अलग अलग है उसी को देखो, ये दो सेम में छोड़ दिया, ये 75 ये 75 सेम में छोड़ दिया। यहाँ पर 9 और 4 का फर्क है, सिर्फ इसी को मैं पकड़ूंगा। तो ये दरअसल परमिटेड का था जिसमें आर की बात चल रही थी। पता चला आपको? अब मेरे को आर का अल्फाबेटिकल पोजीशन सोचना है। तो जब मैं आर का अल्फाबेटिकल पोजीशन जब मैं सोचने जाता हूं, तो ओ का मुझे पता है 15 होता है, इजोटी से ओ का मुझे 15 पता है। MNO PQR ये हो जाएगा 16 17 और हो जाएगा 18। इसका मतलब आर का जो बनेगा वो बनेगा 18, जिसमें मैं 8 + 1 करूंगा तो आ जाएगा 9। इसका मतलब आर के लिए जो कोड होना चाहिए वो होना चाहिए 9। देखो 9 यहाँ पर लिखा हो तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। बस इतना ही। तो एग्जाम में ना आपको ना ये तरीका समझना पड़ेगा। अब मैं एकदम सॉल्व करके फटाक से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो मैं समझा रहा हूँ तो बस उसके लिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। आ रही है आपको बात समझ में? तो मुझे ये बात पता चली कि आर का कोड होगा 9, तो मैंने बी टिक कर लिया और बाकियों को मैंने सॉल्व ही नहीं किया। तो एग्जाम में अपना समय बचाइएगा, सबको सॉल्व नहीं करना है। जहां जहां पर ऑप्शन देखकर अंदाजा लगा लेना कि कहाँ कहाँ पर फर्क है, सिर्फ उसको सॉल्व करना, बाकियों को जाने देना। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इत्मीनान से पहले रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। ये है आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज, मिल गया। गेहूं, चना, ज्वार और चावल। ये वाला जो है गेहूं है, चना, ज्वार, चावल। ठीक है, ये उसने मुझे बताया। फिर वो कहता है किस क्षेत्र में चावल और ज्वार दोनों की खेती होती है परंतु किसी और की नहीं होती है। अब उसमें से मेरे को ये चुनकर बताना है कि कौन से वाले क्षेत्र में दोनों की खेती होगी बाकी किसी और की नहीं होगी। ये दरअसल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन भी आपको मैं रेगुलर क्लास में बहुत डिस्कस करता हूँ। एक बार रिलैक्स होकर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब जरा रिलैक्स होकर समझो इसे। देखो जरा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझना। मेरे को चाहिए कि चावल और ज्वार वाला क्षेत्र मिल जाए। तो चावल वाला है ट्रायंगल और ज्वार वाला है सर्कल। ठीक है, कंफर्टेबल है मतलब? तो अब मैं थोड़ा सा गौर करूं कि ट्रायंगल और सर्कल में ही फंसना चाहिए और किसी में नहीं आए। तो देखो ये जो 8 है ये ट्रायंगल और सर्कल के अंदर है, लेकिन वो इस वर्ग में भी आ गया इसलिए नहीं चाहिए। ये 7 है वो भी इस वाले स्क्वायर में आ गया इसलिए नहीं चाहिए। ये 6 है इस वाले रेक्टेंगल में आ गया इसलिए नहीं चाहिए। ये 6 इसमें आ गया इसलिए नहीं चाहिए। ये 9 भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब बाकी सब तो वैसे भी नहीं चाहिए थे क्योंकि मेरे को सिर्फ वो वाला हिस्सा चाहिए था जो कि सर्कल और ट्रायंगल में फंसता है। तो सर्कल और ट्रायंगल में मेरे पास 8, 7, 6, 10 और 9 आ रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे बाकी सारी आकृतियों में फंस रहे थे। उसने बोला था किसी और में नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो वो जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं है, वो है 2।
टू ही ऐसा क्षेत्र है जो मात्र आपको दिखाई दे रहा होगा सर्कल और ट्रायंगल में फंसता है, बाकी किसी भी और आकृति में वो नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, टू। पता चला आपको, आइडिया मिला, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि कौन कौन से मेरे वाले क्षेत्र में फंसता है, और जो जो मेरे वाले क्षेत्र में फंस रहा था, मतलब मेरा क्षेत्र कहने का मतलब है कि ज्वार और चावल में जो जो फंस रहा था, ज्वार और चावल की क्योंकि बात चल रही है, उसको मैंने कंसिडर किया, बाकियों को मैंने छोड़ दिया। अब उसमें भी देखा कि कौन सा दूसरी आकृति में तो नहीं जा रहा है, तो देखा सिर्फ दो ही ऐसा था जो दूसरी आकृति में नहीं जा रहा था, बाकी सब कहीं ना कहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल से टच कर रहे थे, तो उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया मिल गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, देखो सवाल सॉल्व करने के पहले इत्मीनान से सवाल को समझना जरूरी होता है, तो रिलैक्स और क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता है, आरेख का अवलोकन करना और सही जवाब देना है। ठीक है भाई, आरेख ये है जिसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि लड़के हैं, खिलाड़ी है और छात्र है। अब पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जो छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, तो अगर इसकी बात को मुझे पूरा करना होगा तो मुझे लड़कों का ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ना, और यही जो लड़के हैं ये खिलाड़ी भी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है समहाउ इस वाले वर्ग में भी आ रहे हैं। ठीक है, और यही जो लड़के हैं वो छात्र भी बन रहे हैं, क्योंकि ये समहाउ ये इस ट्रायंगल में भी आ रहे हैं। पॉइंट है समझ? तो मेरे को ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला वो पोर्शन है जिसको मैंने अभी आपके लिए शेडिट किया, कि वो लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, ये वो हिस्सा है। आगे बस समझ में, तो इतना हिस्सा लड़कों का छात्र और खिलाड़ी दोनों को टच करता है। एग्री करते हो? तो ये वाली बात सही लग रही है मेरे को। दूसरा बात लिखा हुआ है सभी खिलाड़ी लड़के नहीं है परंतु छात्र है। अब सभी के सभी खिलाड़ी बोल रहे हैं कि लड़के नहीं होंगे, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ियों का इतना सारा हिस्सा, देखो जरा, खिलाड़ियों का इतना सारा हिस्सा जो है, खिलाड़ियों का इतना सारा हिस्सा जो है वो लड़कों में तो जा रहा है ना। तो उसने बोला है कि खिलाड़ी लड़के नहीं हो सकते, गलत बात है, ये खिलाड़ी तो लड़के हो रहे हैं। फिर लिखा हुआ है सभी छात्र खिलाड़ी नहीं है परंतु लड़के हैं। बोल रहे कि सारे के साथ छात्र खिलाड़ी नहीं होंगे। भाई छात्रों का ये वाला हिस्सा ये खिलाड़ी को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये वाली बात भी गलत है। बोल रहा है कि सभी लड़के खिलाड़ी नहीं है, बोल रहा है कि लड़के तो खिलाड़ी नहीं होंगे। मेरे को दिखाई दे रहा है कि इतने सारे जो लड़के हैं वो खिलाड़ी बन भी तो रहे, तो ये वाली बात भी गलत हो गई इसकी। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वाला ऑप्शन सही हुआ, वो था ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपन 105 पर। क्वेश्चन 105 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, रिलैक्स वगैरह समझते हैं। क्वेश्चन 105 पे कहता है समतल में उपयुक्त चित्र में सम्मिलित करता है। इस वाले चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आपसे वो पूछ रहा है। तो मेरे को इस वाले चित्र में एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ये रहा वो, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये रहा वो, और वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वाला वो। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर मैं बी टिक करके आगे आ जाऊंगा। पता चला? मस्त क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, सीधा देख कर टिक करने वाला क्वेश्चन था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आप में सम्मोहन कला है तो आपके लाखों अंधभक्त बन सकते हैं। हो सकता है, संभावना है इस वाली बात की। फिर आपसे वो पूछ रहा है उपयुक्त कथन का सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है। ये जो कथन है इसका सबसे सही कारण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा सम्मोहन में लोगों को बल प्रयोग द्वारा पास लाना पड़ता है, मतलब मार पीट करके, नहीं तू मेरी बात मान, तू मेरी बात सुन, तोड़ दूंगा नहीं तो, नहीं ऐसा नहीं होता है। सम्मोहन में माराकुटी नहीं होती है। सम्मोहन में सुनने वालों का स्वविवेक शून्य हो जाता है। हाँ ये वाली बात सच है। जब आप किसी इंसान की जब बात सुन रहे हैं और उसकी बात जब आपके सीधा दिल पे लग रही है, तो आप फिर सही और गलत महसूस करना बंद कर देते हैं। आ रही बात पकड़ में? और आप सिर्फ वो करने लग जाते हैं जो सामने वाला आपसे कह रहा होता है। सामने वाला कह रहा है आपसे कि हमें जीवन में बेहतर करना है, तो बस करना है, फिर कुछ और दिखाई और सुनाई नहीं देता। सच बात है। सही जवाब है बी। सवाल ही नहीं होता कुछ और देखने का भी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पैसे की आड़ में जादू कर देते हैं। 500 का नोट जादू की छड़ी घुमाकर पिछले जेब से निकाल लेते हैं। ऐसा होता है क्या कोई? दैवी शक्ति का प्रयोग करते हैं। डमरू बजाते हैं, बंदर नचाते हैं। ऐसा चलता है क्या? नहीं। सही आंसर है इसका बी। अगला, हाँ ये दरअसल मस्त क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है ये, डेटा पर आधारित क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स होकर आप देखना, डीआई का क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयारी अच्छी रखिएगा। पिछले साल 5 क्वेश्चन पूछे गए डीआई पर, तो लिखा हुआ ना 107 से 111, 5 क्वेश्चन पूछे गए डीआई पर, 1-2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आया। मेहनत करके जाना है इस बार भी डीआई पर। देखो जरा,
कह रहा है कि चार विभिन्न कंपनियों, अप्रोच देखो डीआई को अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है ना, जो गिवन होता है उसको पढ़ते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान ही नहीं देंगे, सीधा यहाँ से आ जाएंगे। अरे भाई, जब आपको पढ़ोगे ही नहीं कि क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, तो कैसे बना लोगे कोई सवाल। पहले इत्मीनान से देखो तो कि क्या गिवन है। चार विभिन्न कंपनियों में 5 वर्ष के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है। ये है ABCD चार कंपनियां, 2004, 5, 6, 7, 8, 4 वर्ष। तो इस चार कंपनियों में इन 5 वर्षों के कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी पुरुष और महिला हो सकते हैं, तो उन सभी की संख्या हमको पता चल गई है। ठीक है। कहता है उपरोक्त सारणी का अध्ययन कर प्रश्न संख्या 107 से 111 तक उत्तर दे। देता हूं भाई। वर्ष 2004 में समस्त कंपनियों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी। बोल रहा है कि 2004 वाले ईयर में, 2004 वाले ईयर में पूरी की पूरी कंपनियों में A, B, C और D में महिला कर्मचारियों की आपको संख्या बतानी है। ठीक है भाई। तो वर्ष 2004 में महिला कर्मचारी 1, 2, 3 और ये 4 बन रहे हैं मेरे पास। तो ये 400 और ये 400, 800, 450, 450, 900, 900 और 800 होता है 1700। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए 1700। ठीक है। तो जब मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शंस में देखने जाता हूँ, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 475। अच्छा, औसत पूछ रहा है ना। ठीक है, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो भी देख लो इत्मीनान से। औसत निकालने के लिए, औसत पूछ रहा है ना वो, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, योग बटे पदों की संख्या। तो मैंने अभी योग किया तो 1700 आया था। एग्री करते हैं। और संख्या कितनी है, चार कंपनी है, तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। जैसे इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, एक बचेगा 10, 4 दूनी 8, दो बचेगा 20, 4 पंचे 20, 425 इसका जवाब हो सकता है। अब 425 जब मैं ऑप्शंस में देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये दरअसल डिस्कार्ड किया गया था, मतलब इस पे दरअसल बोनस अंक दिए गए थे, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शंस जो है उनकी तरफ से गलत प्रिंट हो गए थे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 425, जो कि यहाँ ऑप्शंस में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है सभी वर्षों के लिए कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है ना। तो ये कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखो भाई, जरा थोड़ी चीज को समझो। आपको एक कंसेप्ट देता हूँ अब, क्योंकि बात आ गई तो कंसेप्ट भी सीख कर जाओ। देखो, मान लिया ऐसा लिखा रहता है, ये एक उदाहरण है सिर्फ। ठीक है, लिखा रहता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा लिखा रहता है, तो कभी भी अगर वो आपसे व्हाट परसेंटेज, मतलब कि कितना प्रतिशत पूछे, तो आप क्या कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ देखिएगा कि का यानी कि ऑफ किसके साथ लिखा हुआ है। का माने कि ऑफ जिसके साथ भी लिखा रहेगा उसको डाल देना डिनोमिनेटर में। तो का माने कि ऑफ लिखा है वाई के साथ, तो वाई आ जाएगा नीचे। और जो बच जाएगा, जब अपने वाई लिख लिया तो बचा क्या एक्स, तो एक्स आ गया ऊपर, इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, कंफर्टेबल है मतलब इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया जो कि मैं अभी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, रिलैक्स होकर देखना। पूछ रहा है कि सभी वर्षों के लिए कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या। ये है कंपनी सी। ठीक है, अब सभी वर्षों में पुरुषों की संख्या मुझे जोड़ना पड़ेगा। ये है 350 और 550, तो ये हो जाएगा मेरा ख्याल है 900 हो जाएगा। ठीक है, 900, और यहाँ से मेरे को मिल गया 300 और, तो मेरे पास हो जाएगा 1200। पहले करते हो पूरा नंबर नंबर जोड़ देता हूँ। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएगा 21, और यहाँ से मेरे को मिल रहा है 200 और, तो मिल गया 2300। तो जब मैंने ना ये पुरुषों को जोड़ा, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, जब मैंने सभी वर्षों के पुरुषों को जोड़ा, जब मैंने इसे जोड़ा तो मुझे दिखाई दिया 2300। ठीक है, तो ये एक सेट सॉल्व हो गया 2300। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन के अगला पार्ट में लिखा हुआ है वर्ष 2007 में, यहां तक मैंने डील कर लिया था, है ना, यहां तक डील कर लिया था। वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी, वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी, मतलब इतना वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा, ये वाला।
ठीक है, तो आपने जब ये वाला सॉल्व किया था तो आपका आया था 2300। ठीक है, अब जब मैं रेड वाला सॉल्व कर रहा हूँ मतलब जोड़ रहा हूँ तो देखता हूँ कितना आता है, तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं फटाफट। जोड़ने के लिए क्या करता हूँ, पहले नंबर नंबर ले लेता हूँ, मतलब सामने सामने ले, 6 और 4 10, और 10 और 5 15, 15 और 1 हो गया 16, 16 और 6 हो गया 22, 22 और 5 27, 27 और 7 मेरा ख्याल है हो जाएगा 34, 34 और 6 हो जाएगा 40। और देखो यहाँ पर ना 2 50 है, 3 50 है बल्कि, है ना। तो 40 और 3 50 हो जाएगा मेरे पास 41 50। ठीक है, पता चला आपको। तो इसका समय 41 50, इसका समय 2300। अब उसने मेरे से पूछा है कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना, अभी भी अपन क्या करते हैं, अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, 2300 डिवाइडेड बाय 41 50, और प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, देन यूज परसेंटेज, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अराउंड मेरा 55 या 54% के आसपास आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, आइडिया मिला आप सारे बच्चों को, कंफर्टेबल हैं अपन लोग। कुछ नहीं करना था, देखो जब भी डेटा वाले क्वेश्चन आते हैं तो बस एक आपको सलाह दे रहा हूँ अपनी, डेटा वाले क्वेश्चंस ना हमेशा क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना बहुत ही खत्म लेवल होता है डेटा वाले क्वेश्चन का। बस उसमें डेटा बड़ा बड़ा दिखता है करके हम लोग परेशान होते रहते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि डेटा बड़ा बड़ा देखकर परेशान नहीं होना है। दरअसल उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही खत्म है। आप बस क्या कीजिए, फटाफट जोड़ के, जैसे इसमें कह रहा था, जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, अपना काम बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अभी आपको और दिखाऊंगा, आप देखोगे क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है, बस डेटा आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। टॉपिक का नाम ही है डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा तो आएगा ही ना, आएगा। सुनते हैं, कंपनी बी में यदि वर्ष 2005 में निःशक्त पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 20 और 30 है, तब कंपनी बी में निःशक्त जनों की संख्या कितनी है। अब देखो उसने आपको बताया कि 2005 में कंपनी बी में, ये वाली चीज को दिमाग में रखो, मेरे को 2005 वर्ष देखना है और कंपनी बी देखना है। निःशक्त पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 20 और 30% है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 और 30% मेरे को निकाल कर देना होगा 2005 में कंपनी बी में। और उसका बोल रहा है कि टोटल कितना होगा, मतलब जनों की संख्या, मतलब पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे। तो चलो भाई कर लेते हैं भाई। ये रहा, तो मैंने क्या देखा, मैं यहाँ से सिर्फ डेटा लेकर जाऊंगा। मैंने ये देखा कि वर्ष 2005 में, ये रहा, वर्ष 2005 में पुरुष और महिला कंपनी बी के लिए, ये उसने क्वेश्चन में बोला था। कितने हैं भाई, 400 और 100। ठीक है भाई, वर्ष 2005 में कंपनी बी के लिए 400 और 500। ठीक है भाई, पुरुष और महिला मुझे पता चल गए। अब उसने क्या बोला कि वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में कंपनी बी के लिए, ठीक है, और जब मैं बात करता हूं मेल के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा फीमेल। ठीक, कितने लोग थे, 400, उसका कितना परसेंटेज लेना है, 20%। तो 20% ऑफ 400 अपन ऐसे निकालेंगे। एग्जाम में इतना टेबल लेवल बनाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आया करके मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा ये आ जाएगा 80। ठीक, और इसका बोल रहा है 30%। इसमें कितने लोग थे भाई, वो डेटा ऊपर से देख कर आया था ना मैं, 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 30। तो उसने बोला है टोटल कितने होंगे, मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो पुरुष हैं वो 80 हैं, महिला है वो 30 है, तो कुल कितने होंगे, कुल निकालने के लिए मैं उनको जोड़ दूंगा, तो 80 + 30 हो जाएगा 110। मेरा राइट आंसर आ जाएगा सी। पता चला, देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन बस वो क्या है कि ना थोड़ा बहुत डेटा आपको दिखा देते तो आप लोग परेशान हो जाते, अरे बाप रे उसने बड़ा बड़ा डेटा दे दिया, बड़ा बड़ा टेबल बना कर दे दिया। परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, टेबल दे रहा है देने दो ना, उसे क्या दिक्कत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है, किस कंपनी में 5 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सर्वाधिक रही। 5 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सर्वाधिक रही, ये मेरे को बताना है। ठीक है भाई, तो और कौन से वर्ष में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो कौन सा वर्ष पूछा है कि कौन सी कंपनी पूछा है, अच्छा कौन सी कंपनी में 5 वर्षों में। ठीक है भाई, उसने मेरे से पूछा कि कौन सी कंपनी में 5 वर्षों में महिला कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक रही। तो महिला पर मुझे फोकस करना है। ठीक है, मैं इस तरह से अभी बढ़ता जाऊंगा, महिलाओं पर मैं भी फोकस करूंगा, और सबका सम निकाल लेता हूं, पता चल जाएगा किसका नंबर सबसे ज्यादा है। देखो यहाँ 400, यहाँ 400, 800,
और 300 1100, और ये फिर से हो जाएगा 400 1500, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1500। ठीक है भाई, इसे देखता हूँ। 450 और 350 800, और ये हो गया 400 1200 1300 1400, और ये हो जाएगा 1450। यहाँ पर निकालता हूँ मैं, तो 500 और 500 1000, और यहाँ से 300 और 300 600, और ये 400 फिर से हो गया 2000, तो ये हो गया 2050। यहाँ पर है 600 और 600 1200 1600, और यहाँ पर आ गया 2050, और यहाँ पर आ गया 2500। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपनी डी में सभी वर्षों में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करी हैं, टोटल है 2500। तो इस क्वेश्चन का जो मैं सही जवाब देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ मैं कंपनी डी। मानते हो इस वाली बात को? ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो जाएगा कंपनी डी। ये रहा, आइडिया एक्सेप्टेड। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन 111 क्या कहता है? सभी वर्षों के लिए तथा सभी कंपनियों कुल महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है? सभी वर्ष, सभी कंपनी, कुल महिला कर्मचारी बताना है। अरे बाप रे, मैं अभी अभी जोड़ा था और डिलीट कर दिया, याद भी नहीं रखा, गलती हो गया ना। लेकिन देखो, पेपर में आपके पास लिखा हुआ रहेगा, है ना, पेपर में आपके पास लिखा हुआ रहेगा। मेरे को जो है थोड़ा, अगर मैं दिमाग में रखा रहता तो फिर अभी फटाफट यूज हो जाता। हालांकि मेरे को ये वाला याद है, इसका 2500 आया था, है ना, और मेरे को ये वाला भी याद है, इसका 2050 आया था, है ना। और इसको जब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, भूल गया हूँ ये वाला, तो हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 400 800, और हो जाएगा 1200 1300, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1450। ठीक, और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 400 और 400 800, और ये फिर से हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देता हूँ मैं। जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो 2000 2000 4000 5000 6000, टोटल हो गया 6000, और ये 50 और ये 450 मिलकर हो जाएगा 500, और ये 500 एक और जाएगा तो 7000। 7500 आ रहा है पूरे का सम। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा सम मैंने निकाल लिया 7500। तो देख लेता हूँ ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है 7500, वही उसका जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चे लोग देख लेते हैं फटाक से अपन। हाँ, तो 7500 मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसको क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 111। ठीक है, चलते हैं 112 नंबर पर। देखो 112 नंबर क्या कहता है? 112 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सा संचार के लिए शाब्दिक अवरोध नहीं है? ये दरअसल ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथ्स का। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैथ्स का ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें संचार के प्रति और भी बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कशन होता है, अवरोध के प्रति डिस्कशन होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा वो सेक्शन आपको मुझसे पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इससे रिलेटेड थ्योरी की डिमांड कर दीजिएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाह रहे हैं मैथ्स का ये थ्योरी वाला पोर्शन, तो मैं उसकी भी क्लास आप बच्चों के लिए लेकर आऊंगा। हालांकि अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपरोक्त सभी। इनमें से बोधात्मक सांस्कृतिक लिंग कोई भी अवरोध जो है संचार के लिए शाब्दिक अवरोध नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, खाली स्थान मुझे भरना है, मुझे ये वाली जगह भरकर बतानी है। ठीक है, तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ लिखा हुआ है 3 8 15 और 24। ठीक है भाई, 3 8 15 और 24 लिखा हुआ है। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उसने कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो किया हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा अगर सोचने की कोशिश करूं, तो मुझे दिखाई देता है कि 3 और 8 को जब मैं जोड़ता हूं तो 3 और 8 का जो सम होता है वो होता है 11, और वहां पर लिखा हुआ है 15, और उसे मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 3 और 8 11, 11 और 15 26। एग्री करता हूं? 26 में से मैंने 2 को घटा दिया तो मुझे मिल जाएगा 24। इसका मतलब इसका जो सम मिल गया वो मेरे पास 3 + 8 + 15 -2 बराबर 24। ये एक पैटर्न मिला मुझे, पता चला। फिर से कोशिश करता हूँ, एक बार रिलैक्स होकर देखता हूँ। 4 और 10 हो जाएगा 14, 4 + 10 हो जाएगा 14, और उसमें मैंने 18 और जोड़ दिया तो मेरे पास आ जाएगा 28 और 4 32, है ना, 42 हो गया ये। ठीक है, हाँ 32 हो गया, सॉरी। तो 32 में से मैंने अब की बार 4 माइनस किया तो मुझे मिल जाएगा 28। इन मतलब क्या हो रहा है पता है? लॉजिक क्या बन रहा है कि इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, और उसमें से पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर उसमें से 4 माइनस हो रहा है। फिर से कोशिश करते हैं, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ता हूँ, 5 + 12 + 21। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देता हूँ। जब मैं जोड़ने आता हूँ इनको तो मुझे मिलता है
विच इज 12 और 5 17, 17 और 20 37, और एक हो जाएगा 38। ठीक है, 38 में से आप अगर 6 घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 32। मिला, लॉजिक मिला। अब मुझे लास्ट वाला जानना है, तो फिर से वही तीनों को जोड़ो, 7 + 14 + 24, और क्योंकि वहां पर 2 4 6 चला है तो यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से 8 जैसे ही घटाता हूँ, तो 8 घटा दूंगा तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 13। और जब मैं 13 जब इसमें ऐड ऑन करूंगा, 13 जब मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, जैसे भी तुमको सही लगे तुम वैसा कर लेना। तो ये हो जाएगा 3 और 4 7, और एक हो जाएगा 3, 37 आएगा मेरा जवाब। 37 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मैं ऑप्शन टिक करके आता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। मस्त, इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। पूरे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा पैटर्न वाला मुझे, थोड़ा सा लेवल वाला मिला मुझे। तो 113 पर क्वेश्चन नंबर आया डी, ऑप्शन नंबर आया डी। ठीक है, 37 इसका एकदम सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 114 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि आपको निम्नलिखित को हल करना है। ठीक है भाई, हल कर देता हूँ। आप देखेंगे तो ये दशमलव दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, क्यों हट गया? क्योंकि बार उसके पीछे 2 अंक है, इसके पीछे 2 अंक है। 13 पंचे हो जाएगा 65। ठीक है, और ये 5 जब मैं इससे काटूंगा तो 0.001 इसका जवाब बनेगा। 0.001 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए। आइडिया एक्सेप्टेड है? ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है 115। 115 कहता है निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है दूसरों से भिन्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेल, चमगादड़, मेंढक, पेंगुइन। बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस ये है कि वेल, मेंढक और पेंगुइन तीनों ही पानी पर रह सकने वाले जीव है, जबकि चमगादड़ हवा में उड़ने वाला जीव है। मतलब वो हालांकि स्तनधारियों की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर मैं जीवों के सेंस में बोलूँ तो चमगादड़ हवा में उड़ता है, बाकी तीनों जो है पानी में रहने वाले हैं। तो ये भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। 116 मुझे कहता है निम्न अंक श्रेणी का अगला पद क्या होगा। इसका अगला पद आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। कभी भी सीरीज वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा हड़बड़ाना नहीं और ना ही एकदम टूट पड़ना उस पर। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, इत्मीनान से ना उसका लॉजिक सोचना, और जब आपको लॉजिक थोड़ा सा समझ में आ जाए फिर उसके बाद आपको उसको क्रैक करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, तो ये हो जाएगा इनटू में 1/2। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पहले वाले स्टेप में आधा किया, 3 का आधा। ठीक है, अब यहाँ पर इनटू में किया है 1/3। जब मैं 3/2 का 1/3 से इनटू करूंगा तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इनटू में किया है 1/5, 1/2 गुणा 1/5, 1/10। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है इनटू में किया है 1/7। तो मैं क्या देख रहा हूँ? 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। अब जरा फर्क को दरअसल समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 1 का फर्क है, यहाँ पर 2 का फर्क है। 3 और 2 5 होता है ना, यहाँ पर भी 2 का फर्क है। ठीक है, 5 और 2 7 होता है। ठीक है, तो कैसा सीन बन रहा है जरा एक बार देख लेते हैं इत्मीनान से। 2, 1 का फर्क, 3 और 2 5, और 5 और 2 7। ठीक है भाई, तो अगला वाला जो बनना चाहिए, अगला वाला मेरा आना चाहिए, दैट इज 11 पर, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास। 1 मिनट, थोड़ा सा एक बार इसको साफ करके लिख देता हूँ। थोड़ा सफाई से लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे देगा। 1 सेकेंड। पहले इसने आधा का गुणा किया, फिर इसने 1/3 का गुणा किया, फिर इसने 1/5 का गुणा किया, फिर इसने 1/7 का गुणा किया। तो अब अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये फर्क नहीं ले रहा है, ये फर्क नहीं ले रहा है, ये दरअसल ले रहा है प्राइम संख्या। ये 2 जो है प्राइम है, ये 3 जो है प्राइम है, ये 5 जो है प्राइम है, ये 7 जो है प्राइम है। तो फिर ये भी जो होगा वो प्राइम होगा। तो 2 3 5 7 का जो अगला प्राइम बनेगा वो बनेगा 11। तो 1/11 का जब 1/70 में इंटू कराऊंगा तो आएगा 1/170। तो ये हो जाएगा 1/770 इसका सही जवाब। ठीक है, कंफर्टेबल है? 170 आएगा, 770 आएगा, 770 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आइडिया मिला बच्चों को? कंफर्टेबल है? देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ। अगर जब मैं ना सॉल्व करने जा रहा हूँ और अगर मेरे को ना थोड़ा चीज़ों को सोच कर आपको बताना पड़ रहा है, तो अब इस वाली बात को समझो। इसका मतलब क्या पता है? रियल टाइम पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अगर मुझे आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर ना बताना पड़ रहा होता ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं पूरा रट के आया होता। मैं रट के नहीं आता हूँ कुछ भी। मैं एकदम रियल टाइम पर आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको एहसास हो कि देखो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो इस तरह की गलतियां हो सकती है, इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है।
पॉइंट है आपको समझ में? इस वाली बात को समझ लेना। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं होगा जिसके ढाल पर या जिसकी तलवार पर जो है निशान नहीं बने होंगे, जिसकी ढाल पर तलवार के निशान नहीं बने होंगे। अगर ढाल नई नवेली है, एकदम चकाचक है, कोई उसमें खराबी ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो योद्धा ही नहीं है, कभी आज तक वो लड़ा ही नहीं। अगर उसकी ढाल पर तलवार के निशान है, ढाल बहुत ही गंदी सी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि उस योद्धा ने उस ढाल से बहुत सारे जंग लड़े हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूँ, ताकि जब आपको पता चले, जब रियल टाइम पे जब सॉल्व करते हैं ना, तो फिर थोड़ी चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं, तो उसको लेकर अपन को चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, और उससे ही आपको अच्छा आइडिया भी लगेगा। मैं एकदम परफेक्टली पूरा एकदम बोले जा रहा हूँ और सॉल्व किए जा रहा हूँ, वो फिर ऐसा होता है कि इंसान फिर रट के आ जाता है और फिर जो उसका मन आता है वही बोलता है। वैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके साथ दिमाग लगाओ यहाँ पर खड़े होकर। ठीक है, चलो दिमाग लगाते हैं। लिखा हुआ है BEHK, फिर उसके बाद लिखा हुआ है S। ठीक है भाई, तो अब हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करने जाएं इसको, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा मेरे को ABCD यहाँ पर आपको लिख के दिखानी पड़ेगी। एग्जाम में होगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप समझो करके मैं सिर्फ इसे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है कि ना, B से लेकर अपन जा रहे हैं E पर, और फिर जा रहे हैं अपन H पर, फिर जा रहे हैं अपन K पर। ठीक है भाई, तो जब मैं इसको B से लेकर H पर लेकर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 लेटर कटे थे। ठीक है, और जब मैं इसको E से लेकर K में लेकर जाता हूँ, E से लेकर K में लेकर गया मैं, तो 1 2 3 4 5 लेटर काटा। तो देखो जरा, समझे क्या हुआ? देखो, जब बी से लेकर एच में गया तो 5 लेटर कटे, ई से लेकर के में गया तब भी 5 लेटर कटे। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब जब मैं इसको एच से लेकर जाऊंगा, एच से, और फिर वहां से एस तक जाना होगा, तो मुझे सेम लेटर का गैप दिखना चाहिए। ठीक है भाई, चलो पकड़ते हैं। एच से लेकर जाऊंगा और एस से सेम लेटर गैप दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ देखो, दिखाई दे रहा है, जरा देखना तो। एच से एच से एच से जब मैं थोड़ा सा सेम पकड़ता हूँ, एच से जब मैं एम पर जाता हूँ, एच से एम पर, तो देखो 5 लेटर कटते हैं। एम पर नहीं, एन पर। एच से जब मैं एन पर जाता हूँ, तो 1 2 3 4 5 लेटर कटे। और जब मैं एन से लेकर एस में जाऊंगा, तब भी 1 2 3 4। कुछ छूट गया क्या मेरे से यहाँ पर? एक सेकंड में, चलो जरा फिर से एक बार इसको थोड़ा सा साफ करके लिखता हूँ, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड, इसे दूर दूर करके लिखता हूँ पहले तो। BCDEFGHIJKLMNOPQRS। ठीक है, चलो अब फिर से एक बार दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। बी और एच 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, और फिर उसके बाद ई और के, ई और के, ई और के, 1 2 3 4 5, 5 का फर्क है। ठीक है, ये दोनों पूरा सेट हो गया। अब मेरे को चाहिए एच से लेकर कोई ऐसा लेटर जिसका के से लेकर गैप सेम होना चाहिए। अच्छा, के से लेकर गैप सेम होना चाहिए ना, मैंने दरअसल उस लेटर से गैप सेम बना लिया था। ठीक है भाई, तो के से लेकर एस का गैप पहले नोटिस कर लो। के से लेकर एस का गैप, कितने लेटर कट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, तो पहले ना ये दरअसल क्या कर रहा है बच्चे लोग, जरा देखना। पहले इसने 5 लेटर काटे, फिर इसने 7 लेटर काटे। देखो, जब मैं ई से लेकर के में गया, तब इसने जो है 5 लेटर काटे, और फिर अब वो 7 लेटर काट रहा है। पता चल रहा है आपको? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। देखो, ऊपर वाली जो सर्कल है, ऊपर सर्कल में 5 फिर 7 लेटर कटते हैं, तो नीचे में भी पहले 5 कटे थे, तो अब 7 लेटर कटने चाहिए। तो एच से लेकर एस तक मेरे को 7 लेटर काटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब एच से आ जाएगा वो पी पर, 7 लेटर कट जाएंगे। तो इसे पी ढूंढने तो ऑप्शन नंबर डी मिल जाता है। पता चला आपको? देखो, दिखाई दे रहा है साफ साफ किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब मैं थोड़ा सा साफ साफ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय लग रहा है, और कुछ नहीं है। समय लग रहा है वो इसलिए क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, बनाकर बस निकल नहीं जाना है।
ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग, लॉजिक आ गया समझ में। चलिए, मेरा ख्याल है सारे बच्चों को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 मस्त क्वेश्चन है, इसे बहुत आराम से अपन लोग क्रैक कर सकते हैं। कह रहा है वो श्रेणी लिखी हुई है ACB DFE, फिर पूछ रहा है R-S पे विलुप्त अक्षर क्या है, वो जो ब्लैंक छुटा हुआ है वो वाला अक्षर क्या होने वाला है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करने जाओ तो कैसा दिखाई देगा, जरा देख रहे तुम, AB और फिर उसके बीच का C, ठीक है, AB फिर C बीच में आ गया, वैसे ही DE फिर F बीच में आ गया, है ना। तो RST होता लेकिन वो तो बीच में आ जाएगा, AB के बाद में C आता है तो वो बीच में आ गया, D के बाद में F आता है तो वो बीच में आ गया, RS के बाद में T आता है तो बीच में आ गया, तो इसका आंसर हो गया T। पता चला कैसे डील करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 119 सुनते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अगला चित्र होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ना अगला चित्र है। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये कैपिटल लेटर है, फिर कैपिटल लेटर है, फिर कैपिटल लेटर है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो कैपिटल लेटर है ना वो सरकता जा रहा है 90-90 डिग्री। पहले इस जगह पर था, खसक कर 90 डिग्री इस तरफ खसका और यहाँ आ गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री इस तरफ खसका और यहाँ आ गया। तो इसका मतलब अगले वाले चित्र में यहाँ से 90 डिग्री खसकेगा और यहाँ आ जाएगा। तो जो कैपिटल लेटर है वो बॉक्स में इस वाली जगह पर होना चाहिए। जो कैपिटल लेटर है वो बॉक्स में इस वाली जगह पर होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर बॉक्स में इस वाली जगह पर, ये स्मॉल है कैंसल, ये स्मॉल है कैंसल, मतलब इसका मतलब ये होगा कि बी और सी आंसर नहीं होंगे। ऐसे ही देखो क्रैक करते हैं अपन लोग। अब मैं देख रहा हूँ कि ए और डी में ही कोई आंसर होने वाला है कि कैपिटल लेटर जो है बॉक्स में इस कोने पर आ चुका है। अब फर्क देखो, उसमें फर्क क्या है, फर्क है एफ एफ, तो एफ देखने का कोई मतलब ही नहीं है। जी और 7 में चेंज हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये जो लेटर है ये लेटर कहाँ पर पहुंचता है। ठीक है भाई, देखो लेटर जो है ये है लेटर बी है, फिर 90 डिग्री खसका यहाँ आया, फिर 90 डिग्री खसका यहाँ आया, 90 डिग्री खसकेगा तो यहाँ पर आएगा। ये लेटर का जगह बनना चाहिए, लेटर यहाँ पर बना हुआ है। इन दोनों में देखूंगा, बी और सी तो वैसे ही काट चुका है, इन दोनों में देखूंगा तो लेटर यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला गलत है, इसका आंसर है डी। तो 119 पर जो सही जवाब है वो है आंसर नंबर डी। ठीक है, कंफर्टेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अगला चित्र होगा। ये रहा वो चित्र। अब इसका अगला पैटर्न आपसे पूछ रहे हैं। पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं पेपर में, ध्यान रखना है, पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उसकी तैयारी दिल से करके जा रहा तो ठीक है। चलिए सुनते हैं। तो अगर मैं गौर करूं तो मुझे दिखाई देता है कि कैसा बन रहा है ये पैटर्न। ठीक है, देखो 12, 15, 18, तो जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 21, 3-3 का फर्क है, बाहर अंदर बाहर, तो जो भी होगा वो अंदर होगा, है ना। तो इसका मतलब जो 21 है वो अंदर होना चाहिए। इतनी बात गई तुम्हारे दिमाग में। 12, 15, 18 कंफर्टेबल, 12, 15, 18 वो देखूंगा कहां पर जाएगा। पहले ये देख लो कि जो 21 है वो अंदर क्यों होगा। ठीक है, तो 12, 15, 18 में 3-3 का फर्क है, बाहर है अंदर है, बाहर है तो फिर आना चाहिए अंदर। इसका मतलब जो 21 होगा वो दरअसल आएगा अंदर। अब देखो कैसे अंदर बाहर हुआ है, ये 12 इस जगह पर था तो इसका जो है अपोजिट यहां पर 15 अंदर हुआ, 18 इस जगह पर है तो इसका जो है अपोजिट मतलब 90 डिग्री फर्क 18 जो है इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, कंफर्ट 21 जो है वो इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 21 है वो अंदर की तरफ मेरे को मिलना चाहिए और इस तरफ मिलना चाहिए। ठीक है, तो 21 मेरे को दिखाई दे रहा है ये बाहर है, ये बाहर है, तो ये दोनों ही सही जवाब नहीं होंगे। ये दोनों अंदर है, इन दोनों में से ही कोई एक जवाब होने वाला है। मेरे को 21 अंदर चाहिए था और वो उस जगह पर जाकर बन रहा है जो कि एकदम सही है, या तो सी है या तो डी है। ठीक है भाई, इतना क्रैक हो चुका है। अब अगला वाला पैटर्न इसका पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या लिखाई दे रहा है, BCDEF। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि BDF लिखा हुआ है ना, तो BCDEF, तो BDF के लिए एक एक लेटर वो छोड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये होगा कि एक एक लेटर अपन छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और किस सेंस में चलेंगे वो भी देख लो तुम, BDF। अब ये जो B है वो ऊपर खसक के यहाँ पर बन गया C, तो मतलब ये भी ऐसे 90 डिग्री सरक रहा है। फिर CDEFG, अब देखो ये C जो है खसक के यहाँ आ गया है। ठीक है ना, मतलब अब ये जो है D है जब खसकेगा तो यहाँ पर आएगा, इस वाली जगह से चलना चालू होगा। ठीक है, तो जो भी लेटर बनेगा वो इस वाली जगह से बनना चालू होगा, जो भी लेटर होगा वो इस वाली जगह से बनना चालू होगा।
तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी है, इस जगह से बनना चालू होना चाहिए था, तो चालू यहाँ से हो रहा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। पता चला आपको? ठीक है, तो यहाँ से ई एफ जी, एफ कट गया, एच आई, पॉइंट आया समझ में? मतलब हमने क्या देखा, जो अल्फाबेट है वो दरअसल इस तरह से खसकते हैं। बी है तो अगला यहाँ पर सी आया, सी है तो अगला यहाँ पर डी आया, डी है तो अगला यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, तो डी है तो अगला यहाँ पर ई आ गया, ये रहा वो ई। ठीक है, और एक एक का फर्क था, ई एफ जी एच आई, ऐसा बन रहा था वो। पता चला आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120 पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कंफर्टेबल है? तो ये ना मैथ, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में मैथ्स के आए हुए 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आप सारे बच्चों को पूरे के पूरे सॉल्व करवा दिए। अगला जो सेट है वो दरअसल होने वाला है इंग्लिश का। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर हमको इंग्लिश के भी डिस्कशन की जरूरत है, तो मुझे बिल्कुल चैट सेक्शन में जानने दीजिएगा। जिन जिन सेक्शंस पर आपको लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में मुझसे हेल्प की एक्सपेक्टेड है, आप मुझे चैट सेक्शन में टाइप करके बताइए। मैं बिल्कुल उसका नेक्स्ट वाला वीडियो वैसा ही आपके लिए प्रिपेयर करके हाजिर हो जाऊंगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।